प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज आप सभी लोगों का 9वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत है। पूर्व की भांति जो मैंने एकांकी चर्चा चल रही थी, जिसमें प्रथम एकांकी के रूप में दीपदान एकांकी पढ़ाया गया, बताया गया। उसी क्रम में यह दूसरे एकांकी के रूप में अर्थात दूसरी एकांकी जो है वह लक्ष्मी का स्वागत, आज यह एकांकी लक्ष्मी का स्वागत आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस एकांकी के एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं और इस एकांकी के प्रमुख जो पात्र हैं उसमें यह 6 पात्र हैं, जिनमें रोशन, सुरेंद्र, भासी, माता, पिता, अरुण, डॉक्टर आदि यह एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। तो पहले आइए हम एकांकी के पात्रों के विषय में चर्चा करें और उसके बाद एकांकी का सारांश बताया जाए। तो यहाँ इस एकांकी में लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में प्रमुख पात्र जो हैं वह रोशन, जो एक शिक्षित युवक है और वह अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करने वाला युवक है, जिसके ऊपर शिक्षा का व्यवहारिक लक्षण दिखाई देता है। दूसरा सुरेंद्र हैं, जो रोशन के मित्र हैं और यह रोशन के सुख दुख में पूरी तरह से सहभागिता निभाने वाले मित्र हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र। तीसरे पात्र के रूप में भासी, जो रोशन का छोटा भाई है और रोशन के साथ साथ वह एक छोटा भाई होने का पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। माता पिता अर्थात यहाँ जो रोशन के माता पिता हैं वह पात्र के रूप में पिता माता जो रखा गया है, यह रोशन के माता पिता। अरुण, जो वह रोशन का बीमार बच्चा है, जिसकी चिंता में रोशन सदैव रहता है। और डॉक्टर, जिसको बीमार के इलाज के लिए बुलाया जाता है, वह डॉक्टर हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि इन पात्रों के माध्यम से यह एकांकी एक अंक की जीवन की एक घटना को चित्रित करने में पूर्णतः सफल है। तो इन पात्रों के द्वारा यह एकांकी का सारांश हम इस प्रकार बता सकते हैं। एकांकी का सारांश, एकांकी का सारांश तो एकांकी या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी निश्चित रूप से आज के मानव की स्वार्थ भावना, जो वर्तमान समय में मानव इतना स्वार्थी हो गया है, उससे संबंधित धन, मानव की धन लोलुपता और हृदयहीनता तथा उसकी क्रूरता, जो केवल दहेज के लालच में अपने माता पिता अपने पुत्र के वो कर्तव्य से अलग हट करके दिखाने का बार बार प्रयास करते हैं। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने यह बताना चाहा है, एक है तो यह पारिवारिक एकांकी, लेकिन समाज में जिस तरह से यह क्रूरता का भाव पैदा होता जा रहा है, उसको चित्रित करने में यह एकांकी पूरी तरह से सफल है। और इस एकांकी का जो शुभारंभ होता है वह रोशन के दलान से ही होता है, जिसमें यह स्थान रोशन स्थान जो है वह जालंधर जिला का एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जिस परिवार के मकान और समय जो है 9-10 बजे का सुबह का समय है। एकांकी में ऐसा बताया जाता है कि एक बार रोशन का लड़का अरुण बीमार पड़ता है और वह इस तरह से बीमार पड़ जाता है कि रोशन उसकी चिंता में अब काफ़ी चिंतित है
किंतु रोशन के माता पिता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और रोशन की पत्नी बीमारी के कारण ही एकमात्र एक पुत्र अरुण को जन्म दे करके रोशन से सदा के लिए विदा हो गई है, अर्थात उसका मृत्यु हो गया है। एकमात्र रोशन अपने लड़के अरुण को लेकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। इसी बीच में रोशन का लड़का जो अरुण है वह बीमार पड़ता है और इस बात से वह चिंतित है कि कहीं पत्नी के तरह से मेरा पुत्र भी मेरा साथ न छोड़ दे। किंतु रोशन के माता पिता जो हैं उनको इस पुत्र के बीमार होने से कोई भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे रोशन मन ही मन खिन्न रहता है, लेकिन अपनी खिन्नता व्यक्त नहीं कर पाता है। और नहीं तो इसी बीच में रोशन की माँ यह चाहती है कि शायद रोशन का दूसरा विवाह हो जाता तो मुझे पर्याप्त मात्रा में धन मिल जाता। रोशन के पिता की भी यही इच्छा है और दोनों मिलकर के उस समय रोशन को बार बार प्रेरित करते हैं। वह अगल बगल के पास पड़ोस के कुछ लोगों का नाम भी बताते हैं जो अनपढ़ गंवार हैं और वह रोशन के दुख दर्द को, रोशन के आंतरिक पीड़ा को नहीं समझने वाले हैं। उन्हीं का उदाहरण रोशन के सामने बार बार दिया जाता है। फिर रोशन चूँकि शिक्षित युवक है, वह पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित है और इसी बीच में वह अपने मित्र सुरेंद्र को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। सुरेंद्र जाता है, सुरेंद्र को अपने सहयोग के लिए बुलाता है और अपने भाई भासी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है, क्योंकि रोशन के लड़के अरुण की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। इधर बाहर निकलने पर बारिश हो रही है। भासी किसी तरह से डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर वर्षा में समय से नहीं आ पाता है और समय से न आने के कारण जो रोशन है उनकी चिंता और अधिक बढ़ती जाती है। वह बार बार अपने मित्र सुरेंद्र का सहयोग लेता है और चाहता है कि कितना जल्दी मेरा पुत्र अरुण ठीक हो जाए। आगे बात डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर आकर के जब अरुण को देखते हैं तो वह कहते हैं कि बच्चा की हालत काफ़ी नाजुक है, इसे डिप्थीरिया हो गई है। एक रोग का नाम है डिप्थीरिया, जिसमें गला संक्रमित हो जाता है और धीरे धीरे सांस लेने के अभाव में बच्चा या रोगी मर जाता है। यह बात सुनते ही रोशन के जो हैं कलेजा धक धक करने लगते हैं। लेकिन इस बीच में रोशन की माँ धन लोलुपता के कारण रोशन के विवाह करने की एक अपने मेहमानों को बुलाती है जो निश्चित रूप से अच्छे घराने के हैं। वे अच्छे दहेज देने में सक्षम हैं और वे काठियावाड़ वाले मेहमान उनके पास पहुंचते हैं। बाहर उन्हें बैठाया जाता है। इधर खबर रोशन के पास भेजा जाता है कि जो आए हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आप बाहर निकल करके उनसे बातें कर लो, शायद उनके साथ कोई औरत भी आई है। इस तरह से रोशन जब इस बात को सुनता है अपने माँ से, अपने पिता से, तो उसका खून खौल जाता है और उसको ऐसा लगता है कि इन्हें केवल धन ही चाहिए, केवल दहेज चाहिए। मेरा बीमार पुत्र के जीवन की चिंता इन्हें नहीं है, इसलिए वह मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। सुरेंद्र बार बार मनाता भी है, लेकिन रोशन नहीं मानता है और ऐसे स्थिति में वह जो रोशन के पिता हैं वह शगुन लेने की तैयारी कर लेते हैं। तैयारी इस तरह से हो जाती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, अर्थात दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा। रोशन की माँ उन्हें बार बार अपने पड़ोस के कुछ लोगों का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है कि अभी 4 दिन नहीं बीता था, तब तक उनकी शादी तय हो गई। इस लड़के को आखिर हुआ क्या है, एक कोई घूंटी वगैरह दे दी जाए तो ठीक हो जाएगा, सामान्य सी बीमारी है। अर्थात
रोशन की माँ अपना अलग तर्क देती है, रोशन के पिता अलग तर्क देते हैं, किंतु रोशन के हृदय की पीड़ा को समझने वाला उस परिवार में कोई नहीं है। कारण यह है कि माता पिता दोनों के दोनों दहेज के लोलुप हैं और उनका हृदय जो है वह क्रूरता से भरा हुआ है। इसके बाद रोशन अपने पुत्र डॉक्टर के द्वारा बताए गए इलाज को अर्थात दवा को बार बार अपने पुत्र अरुण को देता रहा, किंतु अचानक रोशन का पुत्र अरुण इस संसार से विदा हो गया। उसी समय जिस समय रोशन के दूसरी विवाह के लिए अर्थात सरला, इनकी पहली पत्नी सरला जो है वह उसकी एकमात्र पुत्र अरुण को जन्म दे करके यहाँ से विदा हो गई थी। अब दूसरी विवाह के लिए रोशन के माता पिता जो चाहते थे कि शगुन ले लिया जाए, तो रोशन के पिता शगुन को ले लेते हैं और अंदर से वह शगुन लेकर के घर में जाते हैं। तब तक घर से बाहर कमरे से रोशन अपने मरे हुए पुत्र को लेकर के बाहर आता है और दोनों एक सामने आमने सामने होते हैं। रोशन कहता है, अपने मित्र के द्वारा कहलवाता है कि दिए और दाने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि रोशन का पुत्र अरुण इस दुनिया से चल बसा है। उधर रोशन के माता पिता शगुन की तैयारी करके घर के अंदर जाते हैं कि अब यह शगुन किया जाए। इस प्रकार से यह एकांकिकार उपेंद्रनाथ अस्क जी ने जो यहाँ एकांकी का शीर्षक रखा है लक्ष्मी का स्वागत, वह यथार्थ रूप में उचित दिखाई देता है, क्योंकि ये दोनों अर्थात रोशन के माता पिता लक्ष्मी का स्वागत करने में लगते हैं, उधर रोशन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा हुआ है और एकांकी यहीं समाप्त हो जाती है। अर्थात रोशन के माता पिता लक्ष्मी अर्थात धन के स्वागत में लगे हुए हैं, जबकि रोशन उस तरह का युवक है जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में, अपने पुत्र की स्थिति को देखने सुधारने में लगा हुआ है। उसे पूर्ण विश्वास है कि कहीं पत्नी के तरह से मेरा पुत्र भी न चला जाए इस दुनिया से, और वही होता है जो वह जिसके भय से वह भयातुर है। इस प्रकार एकांकी का अंत यही हो जाता है कि, और इसलिए इस एकांकी का नाम लक्ष्मी का स्वागत रखा गया है, जो निश्चित रूप से यह शीर्षक बहुत ही उचित ठहरता है कि रोशन के माता पिता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, जबकि रोशन अपने पुत्र के वियोग में रहता है। और यहाँ एकांकीकार इस संसार में, इस समाज में, इस लोगों के बीच में दहेज के लोलुपता को कितनी तीव्र गति से अर्थात उनकी इच्छा जो है वह अधिक से अधिक दहेज मिलने के लिए है, लेने के लिए है, न कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए है। इस पर जो रोशन है वह एकमात्र ऐसा पात्र है जो इसका विरोध करना चाहता है। यही इस एकांकी का मर्मस्पर्शी जो दृश्य है इस एकांकी में वर्णित है। आगे आप इस एकांकी को एक बार शुरू से अंत तक पढ़ें और फिर इस एकांकी का वास्तविक आनंद आपको मिलेगा। आज बस इतना ही, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।